नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। रात के 9 बज चुके हैं और समय हो गया है आपके पसंदीदा शो यानी कि जनमत का। एकमात्र ऐसा शो जहां आप हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर, जिसे पहले ट्विटर कहते थे, वहां आप वोट करते हैं और नतीजे आप देखते हैं आपके कार्यक्रम जनमत में। और हर खबर पर आपकी राय हम दिखाते हैं आपको। और आज हम जिन विषयों पर चर्चा करेंगे उन पर भी जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं। जी हां, वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 बार जीतने के बाद, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी यानी नरेंद्र दामोदर दास मोदी वहां पर मौजूद हैं। गंगा आरती में भाग लिया, किसानों को संबोधित किया और किसान सम्मान निधि भी वहां किस्त भी जारी की। इसके बारे में बताएंगे विस्तार से और आगे बढ़ेंगे। अगला जो फ्लोर ग्राफिक्स है उसके बारे में बताएंगे। जी हां, नीट में कोर्ट सख्त है। कोर्ट ने कह दिया है अगर 0.001% भी यानी 0.01% भी यहां पर गलती पाई गई है तो सख्त एक्शन कोर्ट लेगी। गलती की है तो गलती मानो, स्वीकार करो और उस पर एक्शन लो। एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो, ये कोर्ट की तरफ से। फिर आगे बढ़ेंगे और अगली बात जो है, जी हां, ईद तो मना ली गई, लेकिन उसके बाद का हाल क्या है, कहां कहां पर क्या घटना घटी, कहां कहां पर हिंसा घटी है और कहां कहां पर लोग परेशान हुए हैं, उसके बारे में आपको विस्तार से समझाएंगे। बहुत कुछ जानकारी आपको देनी है, वो बताएंगे। उसके बाद बढ़ती गर्मी, घटता पानी, लगातार जो तापमान बढ़ता जा रहा है, क्या 60 डिग्री हो जाएगा? 50 का आंकड़ा अगर पार होने वाला है तो क्या 60 भी पार हो जाएगा? आने वाली पीढ़ियों का क्या, आने वाले बच्चों का क्या? क्या इस हालत में हम इस दुनिया को बच्चों के लिए छोड़ेंगे? ये भी आपको सोचना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। सोचते ही मत रहिएगा। और आगे बढ़ेंगे। नौकरी और शोषण का ऐसा मामला बिहार से आया है जहां पर लगभग ये आरोप है कि 200 लड़कियों का, 200 बच्चियों का यौन शोषण किया गया नौकरी के एवज में। और चेन मार्केटिंग डीवीआर कंपनी दूसरी बार ऐसा उस पर आरोप लगा है। यह भी विस्तार से आपको बताने का प्रयास करेंगे। चलिए, जनमत में खबर की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री के वाराणसी दौरे से। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर काशी पहुंचे। वहां सबसे पहले प्रधानमंत्री ने किसानों से संवाद किया। पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर जनसभा स्थल पहुंचा तो पूरा परिसर जयकारे से गूंज उठा। भाजपा कार्यकर्ता व दिग्गज मंत्रियों ने पीएम मोदी का स्वागत किया। पीएम मोदी का जनसभा स्थल पर शंखनाद व हर हर महादेव के जयकारे के बीच स्वागत किया गया था। इस दौरान पीएम मोदी ने हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन किया। वाराणसी के मेहदीगंज जनसभा स्थल पर भारी संख्या में लोग पहुंचे और साथ ही लाभार्थी किसानों में काफी उत्साह देखने को मिला। पीएम मोदी का जनसभा स्थल पर भव्य स्वागत किया गया, जहां पर शिवराज सिंह चौहान व सीएम योगी आदित्यनाथ ने अंग वस्त्र देकर पीएम को सम्मानित किया। वहीं 3 किसानों ने भी पीएम मोदी को सम्मानित किया। सीएम योगी ने काशीवासियों की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि तीसरी बार पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी काशी पहुंचे हैं। पीएम अपने अन्नदाताओं के बीच पहुंचे हैं। इस अवसर पर मां गंगा के पुत्र का स्वागत करता हूं। सीएम योगी ने कहा कि नई काशी के कायाकल्प के लिए हजारों करोड़ रुपए लगे हैं। दुनिया ने काशी को बदलते देखा है। कहा कि जब तीसरी बार पीएम पद की शपथ मोदी जी ने ली तो उन्होंने सबसे पहले कार्य और सबसे पहले किसी एक फाइल पर हस्ताक्षर किया तो किसानों के लिए किया। इसी के साथ केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा है। भाजपा का मानना है कि किसान भगवान है और किसान की सेवा भगवान की पूजा है। किसान और खेती के प्रति प्रधानमंत्री मोदी और हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद अगर कोई पहली फाइल साइन की तो किसान सम्मान निधि को किसानों के खाते में डालने की फाइल साइन की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, हम सब ने बदलती हुई काशी को देखा है। एक काशी जो आज एक नए क्लेवर और नई काया के साथ दुनिया भर में अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान बना रही है। पिछले 10 वर्षों में इस नई काशी के कायाकल्प में न सिर्फ हजारों करोड़ों रुपए लगे हैं, बल्कि दुनिया ने इसे बदलते हुए भी देखा है। आखिर क्या कुछ कहा केंद्रीय मंत्री एवं मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में, आइए आपको सुनाते हैं बाइट्स के माध्यम से, प्रतिक्रिया के माध्यम से। सबने बदलती हुई काशी को देखा है। एक काशी जो आज एक नए कलेवर और नई काया के साथ अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखते हुए वैश्विक मंच पर
अपनी एक नई पहचान बना रही है। यह नई काशी हम सबके लिए और पूरी देश को, पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। इस नई काशी के कायाकल्प के लिए पिछले 10 वर्ष में हजारों करोड़ रुपए न केवल लगे हैं, बल्कि दुनिया ने काशी को बदलते हुए देखा है। इस काशी को नए रूप में बदलते हुए देखा है। काशी के बारे में आम जन की जो श्रद्धा थी, जो आस्था थी, उस आस्था को पुष्ट और मजबूत होते हुए देखा है। इस अवसर पर इस नए भारत के शिल्पी के रूप में काशी के नए कलेवर और काया कल्प को करने वाले इस गंगा पुत्रिका में, उन्हीं की काशी में आप सभी अन्नदाता किसानों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इस अवसर पर प्रदेश, काशी और प्रदेश के और देश के जिन अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से सौगात प्राप्त होने वाली है, उन सभी अन्नदाता किसानों का भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा है। और भारतीय जनता पार्टी का तो मानना है कि किसान ही भगवान है और किसानों की सेवा भगवान की पूजा है। और इसी भाव से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के कल्याण के काम में लगी है। ये किसान और खेती के प्रति प्रतिबद्धता है प्रधानमंत्री जी की, हमारी सरकार की, कि पहली फाइल अगर प्रधानमंत्री बनने के बाद कोई साइन की उन्होंने, तो किसान सम्मान निधि किसान के खाते में डालने की फाइल साइन की। और आज पहला कार्यक्रम भी अगर हो रहा है तो किसानों के बीच ही हो रहा है। आज प्रधानमंत्री जी सिंगल क्लिक से लगभग 9.25 करोड़ किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपया डालेंगे। अब तक लगभग 3,24,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाल दिए गए हैं। इस राशि के साथ ये बनारस के लोगों के लिए भी गर्व की बात है। काशी के लोगों ने तो सिर्फ एमपी नहीं, बल्कि तीसरी बार पीएम भी चुना है। इसलिए आप लोगों को तो डबल बधाई। साथियों, इस चुनाव में देश के लोगों ने जो जनादेश दिया है वो वाकई अभूतपूर्व है। अभी मैं G7 की बैठक में हिस्सा लेने के लिए इटली गया था। G7 के सारे देशों के सारे मतदाताओं को मिला दे तो भी भारत के वोटर्स की संख्या उनसे 1.5 गुना ज्यादा है। यहां इतनी बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें उपस्थित हैं। माताओं बहनों के बिना खेती की कल्पना भी असंभव है। इसलिए अब खेती को नई दिशा देने में भी माताओं बहनों की भूमिका का विस्तार किया जा रहा है। नमो ड्रोन दीदी की तरह ही कृषि सखी कार्यक्रम ऐसा ही एक प्रयास है। हमने आशा कार्यकर्ता के रूप में बहनों का काम देखा है। हमने बैंक सखियों के रूप में डिजिटल इंडिया बनाने में बहनों की भूमिका देखी है। अब हम कृषि सखी के रूप में खेती को नई ताकत मिलते हुए देखेंगे। आज 30,000 से अधिक सहायता समूहों को कृषि सखी के रूप में प्रमाण पत्र दिए गए हैं।
अभी 12 राज्यों में ये योजना शुरू हुई है। आने वाले समय में पूरे देश में हजारों समूहों को इससे जोड़ा जाएगा। ये अभियान 3 करोड़ लखपति दीदियां बनाने में भी मदद करेगा। चलिए, ये तो खबर थी नरेंद्र मोदी जी की, और काशी में जो उनका दौरा था और जनता को संबोधित करते हुए किसानों को जो राशि जो है वो ट्रांसफर करी एक क्लिक में, और साथ ही साथ गंगा आरती में भी उन्होंने भाग लिया, वो तमाम चीजें हमने आपको लगातार दिखाई है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अब प्रियंका गांधी की। राहुल गांधी ने वायनाड लोकसभा सीट छोड़ने का फैसला क्या किया? भाजपा के नेताओं ने राहुल समेत पार्टी नेताओं पर जुबानी हमले शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस पार्टी ने 17 जून को फैसला किया कि उनके नेता राहुल गांधी रायबरेली लोकसभा सीट से सांसद रहेंगे और वायनाड सीट को छोड़ देंगे। इस दौरान पार्टी ने वायनाड सीट से प्रियंका गांधी की उम्मीदवारी का भी ऐलान किया। यह पहली बार होगा जब अपने राजनीतिक जीवन में प्रियंका गांधी कोई चुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस के थिंक टैंक ने तय कर दिया है कि राहुल गांधी वायनाड लोकसभा सीट छोड़ेंगे और प्रियंका गांधी यहां से चुनाव लड़ेंगी। इससे पहले 2019 के आम चुनाव में प्रियंका गांधी को कांग्रेस ने महासचिव बनाया और पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी थी। हालांकि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार गए थे। इसके बाद वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए तो प्रियंका गांधी के हाथ एक बार फिर से निराशा आई। कांग्रेस महज 2 सीटों पर सिमट गई। तब ऐसा लगने लगा था कि प्रियंका उत्तर प्रदेश की राजनीति को अलविदा कह देंगी। सब दिन ना होत एक समाना, समय बदला और 2024 में लोकसभा चुनाव का बिगुल बजा। दूसरे चरण में वायनाड में मतदान संपन्न हुआ तो कांग्रेस ने अमेठी और रायबरेली से अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। प्रियंका गांधी ने चुनाव प्रचार का जिम्मा अपने कंधों पर लिया। इस दौरान प्रियंका ने कांग्रेस की स्टार प्रचारक बनकर वो सामने आई, स्टार प्रचारक बनकर उभरी। प्रियंका गांधी ने चुनाव प्रचार भी जबरदस्त तरीके से किया। रायबरेली में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद किया तो प्रधानमंत्री मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान पर भी निशाना साधा। नतीजा ये रहा कि अमेठी से केएल शर्मा तो रायबरेली से राहुल गांधी को जीत हासिल हुई। रायबरेली में राहुल गांधी चुनाव जीते, लेकिन बहुत हद तक इस जीत का श्रेय प्रियंका गांधी के प्रचार अभियान को भी जाता है। अब प्रियंका गांधी के लोकसभा चुनाव लड़ने का समय भी आ चुका है। इस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी और अन्य कांग्रेसी नेताओं की क्या प्रतिक्रिया है, पहले आपको वो सुनाते हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी 2 जगह से चुन के आए हैं। कानून के तहत उनको एक सीट वैकेट करना पड़ता है और एक सीट पे वो कंटिन्यू कर सकते हैं, और वो कल लास्ट डेट रहने की वजह से आज हम बैठ के सभी ने, पार्टी ने ये तय कर दिया कि राहुल गांधी जी अपना रायबरेली का सीट रखना चाहिए। मेरा रायबरेली से और वायनाड से इमोशनल कनेक्शन है। पिछले 5 सालों में मैं वायनाड का एमपी था और वायनाड के सब लोगों ने, हर पार्टी के लोगों ने प्यार दिया, तो उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और पूरी ज़िंदगी उसको याद रखूंगा। प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेगी, मगर मैं भी पीरियोडिकली वायनाड जाऊंगा और जो वायदे हमने वायनाड को किए थे उनको हम पूरा करेंगे। All I'll say is that I won't let them feel his absence. As he said, he'll come many times with me, but I will work as hard and I will try my best to make everybody happy and to be a good representative. और रायबरेली के साथ तो मेरा बहुत ही पुराना रिश्ता भी है और 20 सालों से मैंने काम किया है दोनों रायबरेली और अमेठी में, तो वो रिश्ता तो कहीं मतलब किसी भी तरह से टूट नहीं सकता। उसको कायम रखने के लिए हम दोनों हैं। Priyanka Gandhi has the right to contest from anywhere in the country, but there are many questions that arise from this decision of the Congress,
and in particular Rahul Gandhi. As you know, Rahul Gandhi was the sitting MP in Wayanad. The people of Wayanad elected him in 2019, gave him a 5-year mandate, and really very little he did in Wayanad. Even now people are poor, there is no jobs, there are no investments, there is no education or skilling opportunities in Wayanad. And during these elections he went for another mandate, and he hid from them. He completely kept hidden from them the fact that he was also going to contest in Raebareli. He deceived them. And today, after they have, in good faith, supported him and given him one more chance to do something for the people. राहुल गांधी ने आप सबको, पूरे देश को, पूरी पार्टी को एक वादा किया था कि जो भी डिसीजन होगा, जो निर्णय होगा, वो सबको पसंद आएगा, और वाकई वो वादा उन्होंने पूरा किया। हम सबको पसंद आया। पूरे देश में एक खुशी की एक लहर है कि बहुत अच्छा डिसीजन लिया। रायबरेली को भी 2 सांसदों का लाभ मिलेगा और वायनाड को भी 2 सांसदों का लाभ मिलेगा। मुझे लगता है इससे अच्छा कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता था। बहुत अच्छा। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो हम उन्हें रोक थोड़े रहे हैं। आए वायनाड में, उनका कोई भी नेता, मोदी जी लड़ना चाहते हैं, उनका स्वागत है, कोई रोक थोड़े रहा है उनको। आए ना, कोई भी आए, कौन रोक रहा है? तो आप हमारी पार्टी में तय मत कीजिए कि हमें किसको टिकट देनी है। आप अपनी पार्टी की चिंता कीजिए, आपको किसको लड़वाना है लड़वाइए ना, कौन रोक रहा है आपको? नमस्कार। पहले तो मैं देश की जनता को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इंडिया गठबंधन को अच्छे नंबर से जिताया और कांग्रेस को अच्छे नंबर पे लाए, और बीजेपी का जो 400 पार का जुमला था उनको हकीकत याद दिला दी कि जनता कितनी उनसे नाराज़ थी। और मैं ये कहूँगा कि जो धर्म की राजनीति है वो सबने देखा था कि अयोध्या में उनकी हार से उनको समझ आया है कि धर्म की राजनीति देश नहीं चाहती है। चलिए आइए अब नजर डालते हैं कुछ ग्राफिक्स पर, जिनके जरिए हम आपको बताएंगे कि इससे पहले प्रियंका ने कांग्रेस के लिए क्या किया था, साथ ही उनको इस बार चुनावी मैदान में उतारने की वजह क्या हो सकती है। वो देखिए, प्रशांत किशोर ने, देखिए सोनिया का पुत्र मोह, ये क्यों कह रहे हैं? प्रशांत किशोर ने पार्टी से किया किनारा। पुत्र मोह में सोनिया गांधी ने छोड़ी रायबरेली सीट। 2004 में कांग्रेस की पक्की सीट अमेठी से राहुल लॉन्च हुए। 2017 में राहुल गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। राहुल के अध्यक्ष बनने के बाद उत्तर भारत में कांग्रेस सिमट गई। और फिर देखिए 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार हुई, वो भी आपने देखा। 2019 में राहुल की अगुवाई में कांग्रेस की लोकसभा में बुरी हार हुई, और 2019 लोकसभा चुनाव में हार के बाद राहुल ने अध्यक्ष पद छोड़ा था। 2019 में अमेठी से राहुल गांधी की बुरी हार हुई। अब क्यों वायनाड जा रही हैं प्रियंका? उत्तर प्रदेश से दूर नहीं जाएंगे राहुल गांधी। पार्टी ने दिया कांग्रेस के प्रमुख चेहरे का संदेश राहुल गांधी के तौर पर। प्रियंका गांधी का पहला लोकसभा चुनाव है ये, और जीतना है तो वायनाड ज्यादा सेफ सीट है। यूपी में सपा कांग्रेस की जोड़ी भी अहम वजह यहां पर बताई जा रही है। राहुल अखिलेश का समीकरण कांग्रेस के लिए यहां पर अहम है। तो कांग्रेस में प्रियंका कदम, सोनिया गांधी के बाद प्रियंका गांधी कार्यकर्ताओं की पहली पसंद है। प्रियंका को पार्टी अध्यक्ष बनाना चाहते थे प्रशांत किशोर, और आप ये देखिए, पार्टी में अध्यक्ष बनाना चाहते थे। कांग्रेसी नेता प्रियंका को चुनाव लड़ाने की कर रहे थे मांग। 16 साल की उम्र से, आप देखिए, कांग्रेसियों की पहली पसंद है प्रियंका गांधी। इंदिरा की झलक उनमें दिखती है। लंबे समय तक यूपी में देखा पार्टी का कामकाज, इसीलिए भी महत्वपूर्ण है। 2024 में लोकसभा चुनाव में प्रियंका की मेहनत जो है वो रंग लाई थी। तो बोलचाल से लेकर पहनावे तक इंदिरा गांधी की झलक जो है वो नजर आती है उनके अंदर, और ये जो मुख्य आकर्षित करता है लोगों को, और खास करके जो कांग्रेस के वोटर्स हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, उनकी पहली पसंद। और इसी खबर पर हमने पोल के माध्यम से आपसे प्रश्न पूछा, चुनावी मैदान में उतर के जनता के दिलों में उतर पाएंगी प्रियंका गांधी? खाली 19% लोग कह रहे हैं हाँ, 81% लोग कह रहे हैं ना। देखिए, बात करेंगे अगले खबर की।
योग को पूरी दुनिया में फैलाने और इसके फायदों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2015 में स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव रखने के साथ की थी, जिसके बाद से हर साल 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाने लगा है। वहीं योग दिवस को लेकर सुदर्शन न्यूज के वरिष्ठ संवाददाता सौरभ तिवारी ने केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव से खास बातचीत की। योग दिवस को लेकर प्रताप राव जाधव ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। 21 तारीख को योगा डे मनाया जा रहा है। हम बात करते हैं आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव साहब से। यादव जी, 21 तारीख को योगा डे है, क्या तैयारी है आप लोग की? ये देखिए, ये 21 जून को हम 10वां योगा दिन हम मना रहे हैं और इस बार का योगा दिन हम कश्मीर के श्रीनगर शहर में हम मना रहे हैं। खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी उसमें भाग ले रहे हैं। वो वहाँ पर खुद लोगों के साथ में उसमें शामिल होंगे, योगा करेंगे और पूरे दुनिया को वो योगों के तरफ आकृष्ट करने के लिए संदेश भी वहाँ से वो योग के माध्यम से देंगे। और ये बारी का जो योग दिन मना रहे हैं तो इसका जो थीम है खुद के लिए, स्वयं के लिए और समाज के लिए, तो आपने वहाँ पर सभी लोगों ने योग से जुड़ना चाहिए और जो अपनी समाज है, समाज को भी योग में जुड़ाने के लिए कोशिश करना चाहिए। ये थीम ये बारी से लिया गया है। स्कूल और कॉलेजों में क्या इसको अनिवार्य किया गया है? ये देखिए कि ये योगा अभी नई शिक्षा नीति के माध्यम से हमने सभी कॉलेज और शैक्षणिक संस्थाएं, स्कूल है, छोटे बच्चे से लेकर सभी में उसको शामिल किया गया है। इतना ही नहीं, आज ही आपने लोगों ने देखा कि जो हमारे अपाहिज लोग हैं, जो दृष्टिहीन लोग हैं, देख नहीं सकते, उन्होंने भी योगा करना चाहिए। तो उनके लिए भी ब्रेन लिपि में उनको योगा सिखाने के लिए भी आज एक किताब का लॉन्चिंग किया है। छोटे बच्चे ने भी योगा की तरफ आकृष्ट होने के लिए ज़्यादा, तो प्रोफेसर आयुष्मान का जो कार्टून किताब है उसका भी लॉन्चिंग यहाँ पर हुआ है। तो समाज के सभी लोग, बिल्कुल छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक सभी लोग योगा से जुड़ने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। 21 तारीख को आप कहाँ योगा डे में रहेंगे? 21 तारीख को मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ में एक इस आयुष मंत्रालय का मंत्री के नाते मैं भी श्रीनगर में वहाँ रहूँगा। आप महाराष्ट्र में हैं और महाराष्ट्र में योगा के लिए क्या तैयारी है 21 तारीख को? नहीं, महाराष्ट्र में भी सभी संस्थानों में, स्कूलों में, कॉलेज में, गवर्नमेंट ऑफिसों में, कारपोरेट ऑफिसों में भी हर जगह ये योगा दिन मनाया जाता है और सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये थे हमारे साथ आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव साहब, जो उन्होंने कहा कि 21 तारीख को वो श्रीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ योगा डे में योग करते हुए नजर आएंगे। कैमरामैन चंदन के साथ सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। जनमत में अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हीट वेव और मॉनसून की। देश का देखिए, जो देश का उत्तरी इलाका है जहां भीषण हीट वेव से वो झुलस रहा है, वहीं उप हिमालय इलाके और उत्तर पूर्व के कुछ राज्य जबरदस्त बारिश का सामना कर रहे हैं। इस साल निर्धारित समय से 3 दिन पहले ही मॉनसून ने केरल में दस्तक दे दी थी, लेकिन फिलहाल मॉनसून ठिठक गया है और आगे नहीं बढ़ रहा है। अब मौसम विभाग ने कहा है कि इस महीने के अंत तक मॉनसून की चाल धीमी ही रहेगी, लेकिन अगले महीने की शुरुआत में रफ्तार पकड़ लेगा। इसी के चलते मौसम विभाग ने 18 जून से 20 जून तक उत्तर भारत के राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया है। साथ ही हिमाचल प्रदेश और बिहार में भी भीषण गर्मी पड़ेगी। 18 जून को जम्मू कश्मीर, उत्तर मध्य प्रदेश में और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों और उत्तरी राजस्थान में 18 से 19 जून तक हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया गया है। उड़ीसा, झारखंड और गंगेय पश्चिम बंगाल में भी गर्मी और उमस का अलर्ट जारी किया गया है। सोमवार को उत्तर भारत के अधिकतर इलाकों में अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 5 से 8 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। भारतीय मौसम विज्ञान जो है IMD ने 18 जून यानी मंगलवार के लिए दिल्ली NCR में गर्मी और हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया है। देश की राजधानी में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक रहने की आशंका है, जिसकी वजह से भीषण गर्मी और लू के थपेड़े लोगों का हाल बेहाल करने वाले हैं। भले ही गर्मी का सितम जोरों पर है, लेकिन इसकी वजह से अपने रोज के कामकाज को रोका नहीं जा सकता है। ऐसे में काम के सिलसिले में लोगों को घरों से बाहर निकलना ही पड़ रहा है। साथ ही घर में रहकर भी गर्मी से बचना जरूरी है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे दिल्ली की गर्मी से खुद को बचाने के लिए कैसे तैयार करें।
और ये आपको समझाएंगे हम कि कैसे खुद को आपको बचाने का प्रयास करना है। सबसे पहले जानते हैं कि क्या है हीट वेव। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी ये लीजिए, आपको ग्राफिक्स के माध्यम से पहले आपको बताते हैं क्या कुछ करना है। पर्याप्त पानी पिएं, भले ही आपको प्यास ना लगी हो तब भी आप पानी पिएं। पानी पीना आपका बेहद जरूरी है। यात्रा करते समय अपने साथ पीने का पानी जरूर रखें, चाहे आप गाड़ी में जाएं, जैसे भी जाएं। हाइड्रेट रहने के लिए ORS का इस्तेमाल करें। ORS का इस्तेमाल आप करेंगे तो आप हाइड्रेट रहेंगे, डिहाइड्रेशन नहीं होगा। साथ ही नींबू पानी, छाछ अथवा लस्सी जैसे ड्रिंक्स भी आप पिएं, हीटवेव से बच जाएंगे। तरबूज, खरबूजा, संतरा, अंगूर जैसे पानी से भरे जो भरपूर फल होते हैं वो जरूर खाएं। खरबूजा ये आपको महत्वपूर्ण है। हल्के रंग के पतले, ढीले और सूती के कपड़े पहने, नायलॉन के और ये सिंथेटिक कपड़ों से बचें। धूप में निकलते समय छाता लें, टोपी से अपना सिर जरूर ढकें। आप छाते का इस्तेमाल करेंगे, जरूरी होगा, फायदा होगा। धूप में बाहर जाते समय जूते या चप्पल पहने, नंगे पांव ना निकल जाएं। जितना हो सके अच्छी तरह से हवादार और ठंडी जगहों पर ही रहें, ये आपके लिए बेहद जरूरी है। तो सीधी धूप और हीटवेव को घरों में आने से रोकें। सीधी धूप आएगी तो परेशान हो जाएंगे। आप ऐसा उपाय करें कि सीधी धूप ना आए। दिन के समय खिड़की, दरवाजे और पर्दे बंद रखें। मोटा पर्दा लगाएंगे तो और बेहतर होगा। धूप में बाहर निकलने से बचें। धूप में बाहर निकलेंगे तो फिर आप परेशान रहेंगे। तो देखिए, दोपहर के समय बाहर निकलने या हैवी एक्टिविटी से बचें। ये आपको जो नहीं करना है वो आपको हम बता रहे हैं। धूप में नंगे पैर बाहर ना निकलें। गर्मी के पीक आवर्स के दौरान खाना पकाने से बचें। खाना आपको अगर पकाना है तो आप, गर्मी जब ज़्यादा होती है कि आपके घर में माताएं बहनें अगर खाना बनाती हैं तो उनको भी ये सलाह दें कि भाई दोपहर की जो भरी गर्मी, तेज़ गर्मी, उस दौरान अगर आप खाना बनाएंगी तो आपको पसीना ज़्यादा आएगा और गर्मी ज़्यादा लगेगी। खैर, ये तो रहा हमने जो आपको बताया था। हमने पोल में आपसे एक प्रश्न पूछा कि भयंकर गर्मी में क्या आप लोग रख रहे हैं अपना ध्यान? आप अपना ख्याल रखेंगे तभी हमें खुशी होगी। अगर आप ख्याल नहीं रखेंगे तो हम भी आपसे नाराज हो जाएंगे। ये आपको हम बता दें। आपने क्या कहा? जो 86%, 86% लोग कह रहे हैं हाँ, हम गर्मी में अपना ध्यान रख रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। 14% लोग जो नहीं ले रहे ध्यान, उनको हमारी सलाह है आप भी अपना ध्यान रखें। आप अगर ध्यान अपना लेंगे तभी तो आप वोट करेंगे जनमत में। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे भारत और बिहार की शान। जी हाँ, बिहार ही नहीं, पूरे भारत की शान, विश्व की शान, नालंदा विश्वविद्यालय की। बिहार का नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन शिक्षा का ऐसा केंद्र जिसको आक्रांताओं ने तबाह तो कर दिया था, लेकिन शिक्षा का यह केंद्र एक बार फिर से जनसेवा के लिए, शिक्षा के विश्वव्यापी प्रसार के लिए तैयार खड़ा है। 815 साल बाद नालंदा एक बार फिर से पूरी दुनिया में शिक्षा की अलख जगाने और इतिहास रचने के लिए उठ खड़ा हुआ है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजगीर और प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का दौरा होने वाला है। इसको लेकर एसपीजी ने दोनों स्थलों पर अपनी कमान संभाल ली है। प्रधानमंत्री के आगमन से पहले यहां की तैयारियों का जायजा लिया गया। इस दौरान नालंदा विश्वविद्यालय परिसर में एसपीजी द्वारा उच्च अधिकारियों के साथ एक विशेष बैठक भी की गई। बैठक में सुरक्षा के हर पहलू पर विचार विमर्श किया गया और कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए कई आवश्यक निर्देश भी दिए गए। 19 जून को, आप सोचिए एक ही दिन बाकी है, 19 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नालंदा विश्वविद्यालय के नेट जीरो परिसर का शुभ आरंभ करने वाले हैं, जो 455 एकड़ में 1749 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है। साथ ही प्रधानमंत्री प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के भग्नावशेष का अवलोकन भी करेंगे और नालंदा विश्वविद्यालय परिसर में पौधारोपण करेंगे। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन शिक्षा का ऐसा केंद्र जिसको आक्रांताओं ने नष्ट तो कर दिया, लेकिन शिक्षा का यह केंद्र एक बार फिर से जन सेवा के लिए, शिक्षा के विश्वव्यापी प्रसार के लिए तैयार खड़ा है। जी हाँ, अब 815 साल बाद नालंदा एक बार पूरे दुनिया में इतिहास रचने जा रहा है।
जिसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 19 जून को होगा। चलिए आपको बताते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी का नया कैंपस कैसा होगा। 455 एकड़ में नालंदा यूनिवर्सिटी का निर्माण किया गया है, जहां 221 संरचनाएं आई हैं, जिससे तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के द्वारा 19 सितंबर 2014 को इसके निर्माण की नींव रखी गई। अब 10 साल बाद इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जा रहा है। इस नालंदा विश्वविद्यालय में जहां 100 एकड़ में कुल 4 तालाबों का समूह है, वहीं 150 एकड़ में पेड़ पौधे लगाए गए हैं, जहां जलवायु परिवर्तन में सुधार हो सके। वर्तमान समय में नालंदा विश्वविद्यालय में कुल 17 देशों के 400 विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। स्नाकोत्तर एवं पीएचडी के कुल 7 विषयों की पढ़ाई हो रही है, जबकि 2 विषय इस शैक्षणिक सत्र से शुरू होने वाला है। वहीं डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स के लिए 10 विषयों की पढ़ाई हो रही है। नालंदा विश्वविद्यालय कैंपस में एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी बन रही है। ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस विश्वविद्यालय में दुनिया का सबसे बड़ा लाइब्रेरी बनाने की मांग प्रधानमंत्री के समक्ष रखेंगे। लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि नालंदा विश्वविद्यालय को पूर्व निर्माण करना पड़ रहा है? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना साल 427 में सम्राट कुमार गुप्त के द्वारा की गई, जहां 12वीं शताब्दी के अंत तक 800 से ज्यादा सालों तक यह विश्वविद्यालय संचालित होता रहा। बीच बीच में 3 बार आक्रमणकारियों के दंश को भी झेलना पड़ा। नालंदा विश्वविद्यालय पूरे दुनिया भर में बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा शिक्षण केंद्र था, जहां 5वीं सदी में बने नालंदा विश्वविद्यालय में करीब 10,000 छात्र पढ़ते थे, जिनके लिए 1500 अध्यापक हुआ करते थे। छात्रों में अधिकांश एशियाई देश जैसे चीन, कोरिया, जापान, भूटान से आने वाले बौद्ध भिक्षु होते थे। इतना ही नहीं, चाइना के छात्र हेंग सांग ने भी 7वीं सदी में इसी नालंदा में शिक्षा ग्रहण की, जहां नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी के द्वारा 1193 में जलाकर पूरी तरह से राख कर दिया गया था, जो कई सालों तक यह विश्वविद्यालय धू धू कर जलता रहा। आज ये नालंदा खंडहर के नाम से जाना जाता था। इतना ही नहीं, यूनेस्को द्वारा प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय खंडहर को विश्व धरोहर के रूप में भी शामिल किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। आइए अब हम आपको नालंदा विश्वविद्यालय के इतिहास के बारे में भी जानकारी देते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 427 में सम्राट कुमार गुप्त ने की थी। कुमार गुप्त के द्वारा स्थापना की गई थी। 12वीं शताब्दी के अंत तक यह विश्वविद्यालय संचालित होता रहा है। बीच बीच में 3 बार आक्रमणकारियों ने आक्रमण भी किया है। लगातार ये आक्रमणकारी आक्रांता आते थे। ये पूरे दुनिया भर में बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा शैक्षणिक केंद्र भी था। ये है नालंदा। 1193 में बख्तियार खिलजी ने जलाकर नष्ट किया था और फिर कई सालों तक ये विश्वविद्यालय धू धू करके जलता रहा। इतनी पुस्तकें यहां पर थी कि कितना समय लग गया। यूनेस्को द्वारा प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय खंडहर को विश्व धरोहर माना गया, खंडहर में तब्दील कर दिया गया। अब इसी खबर पर हमने पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा वो आपको हम बता देते हैं। नालंदा के नए कैंपस के साथ ऊंचा होगा बिहार का गौरव, ये हमारा आपसे प्रश्न था। 92% लोगों ने हां में जवाब दिया, 8% लोगों ने ना में जवाब दिया। तो 92% हां, 8% ना। जनमत में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नीट लीक मामले की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को यानी आज नीट परीक्षा में कथित गड़बड़ियों को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए, बार बार सुन रहे हैं नाम, एनटीए से कई तीखे सवाल किए। अदालत ने कहा कि अगर नीट परीक्षा में 0.001% भी यानी 0.001% भी लापरवाही हुई है तो उससे निपटा जाना चाहिए। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए और केंद्र सरकार को नोटिस
नोटिस जारी किया और इस मामले में जवाब दाखिल करने को कहा है। मेडिकल की इस परीक्षा के लिए छात्र छात्राओं की मेहनत पर बात करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इस याचिका को विरोधात्मक भाव से नहीं देखा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि देश की सबसे कठिन प्रवेश परीक्षाओं में से यानी एंट्रेंस एग्जाम्स में से एक की तैयारी के लिए मेडिकल छात्रों की मेहनत को भुलाया नहीं जा सकता है। बच्चों ने परीक्षा की तैयारी की है, हम उनकी मेहनत को नहीं भूल सकते हैं। और क्या कुछ रहा खास सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में, देखिए हमारी ये रिपोर्ट और मामले की गंभीरता को समझिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नीट परीक्षा में कथित गड़बड़ियों को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए से कई तीखे सवाल किए। अदालत ने कहा कि अगर नीट परीक्षा में 0.001% भी लापरवाही हुई है तो उससे निपटा जाना चाहिए। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और इस मामले में जवाब दाखिल करने को कहा। मेडिकल की इस परीक्षा के लिए छात्र छात्राओं की मेहनत पर बात करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इस याचिका को विरोधात्मक भाव से नहीं देखा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि देश की सबसे कठिन प्रवेश परीक्षाओं में से एक की तैयारी के लिए मेडिकल छात्रों की मेहनत को भुलाया नहीं जा सकता। बच्चों ने परीक्षा की तैयारी की है, हम उनकी मेहनत को नहीं भूल सकते। जस्टिस विक्रम नाथ ने एनटीए से कहा कि सुप्रीम कोर्ट को उससे समय पर कार्रवाई की उम्मीद है। उन्होंने कहा, हम 8 जुलाई को याचिकाओं पर सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर 0.001% भी किसी की खामी पाई गई तो हम उससे सख्ती से निपटेंगे। याचिकाकर्ता नितिन विजय ने अपनी याचिका में कहा कि 20,000 छात्रों ने नीट एग्जाम में गड़बड़ी को लेकर चलाए जा रहे डिजिटल सत्याग्रह के तहत अपनी शिकायत दी है। याचिका में पेपर लीक और गड़बड़ी का हवाला देते हुए पूरी परीक्षा रद्द कर नए सिरे से परीक्षा किए जाने की मांग की गई। इस मामले में भी अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से कहा कि वो छात्रों की शिकायत को नजरअंदाज न करे। अगर एग्जाम में वाकई कोई गलती हुई है तो उसे समय रहते सुधारा जाए। इसके बाद अदालत ने दोनों याचिकाओं को पिछली याचिकाओं के साथ जोड़ दिया। बता दें कि नीट यूजी 2024 में गड़बड़ी के आरोपों की सीबीआई से जांच की मांग वाली याचिका पर 8 जुलाई को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने विवादित नीट यूजी परीक्षा में हुई कथित अनियमितताओं की सीबीआई से जांच कराने के अनुरोध वाली याचिका पर केंद्र, एनटीए और अन्य को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में जवाब देने को कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। और इस खबर पर भी हमने पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा वो आपको बता दें क्या है वो प्रश्न। लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के सख्त और कड़े कदमों से मिल पाएगा छात्रों को इंसाफ? 23% कहते हैं नहीं मिल पाएगा इंसाफ, अभी भी हताश हैं। 73% लोग कहते हैं हाँ मिलेगा इंसाफ। जनमत में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नौकरी के नाम पर मासूम लड़कियों के साथ हो रहे यौन शोषण की। जी हां, बिहार के मुजफ्फरपुर में लगभग 200 लड़कियों को नौकरी का झांसा देकर उनके साथ बलात्कार की खबर सामने आई है। युवतियों को कई महीनों तक बंधक बनाकर रखा गया। इस मामले में 9 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। नौकरी के नाम पर लड़कियों से फ्रॉड कॉल कराए जाते थे। अगर वो टारगेट पूरा नहीं करती थीं तो उन्हें सिगरेट से दागा जाता था, जलाया जाता था, बेल्ट से पीटा जाता था उन्हें, और लड़कियों को जोड़ने के लिए कहा जाता था कि आप लड़कियां जो हैं और लड़कियां लेकर आइए। एक लड़की किसी तरह वहां से निकलकर कोर्ट पहुंची। उसने बताया कि 10वीं 12वीं की लड़कियां इनका निशाना थीं। ये लड़कियों को 50,000 रुपए प्रति माह तक के वेतन का लालच देते थे और उन्हें मुजफ्फरपुर बुलाते थे। लड़कियों को नशा देकर उनकी पिटाई की जाती थी। उनके परिजनों की हत्या की धमकी उनको दी जाती थी। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट और मामले की गंभीरता को समझिएगा। बिहार के मुजफ्फरपुर में लगभग 200 लड़कियों को नौकरी का झांसा देकर उसके साथ बलात्कार की खबर आई है।
युवतियों को कई महीनों तक बंधक बनाकर रखा गया। इस मामले में 9 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। नौकरी के नाम पर लड़कियों से फ्रॉड कॉल कराए जाते थे। अगर वो टारगेट पूरा नहीं करती थी तो उन्हें सिगरेट से दागा जाता था, बेल्ट से पीटा जाता था, उन्हें और लड़कियों को जोड़ने के लिए कहा जाता था। एक लड़की किसी तरह वहां से निकलकर कोर्ट पहुंची। उसने बताया कि 10वीं 12वीं की लड़कियां इनका निशाना थी और ये लड़कियों को 50,000 रुपए प्रति माह तक देने के वेतन के लालच देते थे और उन्हें मुजफ्फरपुर बुलाते थे। लड़कियों को नशा देकर उसकी पिटाई की जाती थी, उनके परिजनों की हत्या की धमकी दी जाती थी। पुलिस की छापेमारी के बाद लड़कियों को इनकी नीयत का पता चला, लेकिन फिर कई लड़कियों को कहीं और शिफ्ट कर दिया गया। मुख्य आरोपी का नाम तिलक सिंह है। फेसबुक के जरिए पीड़िताओं से संपर्क किया था। लड़कियों को उसकी सैलरी भी नहीं दी जाती थी। उन्हें कहा जाता था कि अब वो इस फर्म का हिस्सा है। एक पीड़िता का कहना है कि पुलिस ने भी उसकी बात नहीं सुनी, जिस कारण उसे अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। सभी आरोपित डीवीआर नामक मार्केटिंग कंपनी से जुड़े हुए थे। अभी तक एक भी आरोपित पुलिस के शिकंजे में नहीं आया है। जून 2022 से ही ये फर्जीवाड़ा चालू था। लड़कियों को भी फोन कॉल करके अन्य लड़कियों को आकर्षक नौकरी का झांसा देने का काम पर लगाया गया था। कुछ लड़कियों को तो जबरन शादी के लिए मजबूर किया गया। कई युवतियों को गर्भपात के लिए भी मजबूर किया गया। डिप्टी एसपी विनीता सिन्हा ने कहा कि पुलिस ने पहले मामला क्यों नहीं दर्ज किया, इसकी जांच की जाएगी। पुलिस ने बताया कि फेक कॉल सेंटर चलाया जा रहा था। अभी 2 तारीख को एक केस रजिस्टर हुआ है जिसमें डीवीआर यूनिक कंपनी के बारे में बात संज्ञान में आई है कि उनके द्वारा कुछ लड़के और लड़कियों को यहाँ पे बंधक की तरह बना के काम करवाया जा रहा था और हरासमेंट की बात सामने आई है। उसी की जांच के संबंध में आज वादिनी को यहाँ पे बुलाया गया था और उनका बयान लिया गया है और उस बयान में सामने आया है कि ये 2022 से ये कंपनी यहाँ पे कार्यरत है और 2022 से ये यहाँ पे इस कंपनी से जुड़ी हुई थी और इस कंपनी के लिए वो काम कर रही थी, जिसमें करीब 50 लोगों को इन्होंने कंपनी में जोड़ने का भी काम किया है। और ये मल्टी लेवल मार्केटिंग की तरह से चलती है, जहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये लोग एक दूसरे को जोड़ते हैं कंपनी में और उस बेसिस पे एक तरह से फर्जीवाड़ा करके और झांसा दे के लोगों को प्रोडक्ट बेचने के नाम पे अपना जो इनका एस्टैब्लिशमेंट है उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो जो वादिनी है उनको द्वारा भी बताया गया कि उनके साथ हरासमेंट की बात भी सामने आई है। एक पीड़िता ने बताया कि हरे राम नामक शख्स से फेसबुक के जरिए उसकी दोस्ती हुई। मैसेंजर पर चैट के दौरान नौकरी का प्रलोभन दिया गया। पीड़िता को कहा गया कि 20,500 रुपए और अपने दस्तावेज लेकर डीवीआर कंपनी में आए। पीड़िता ने उसकी मौसी से कर्ज लिया और हाजीपुर के रामाशीष चौक के पास स्थित दफ्तर में नौकरी ज्वाइन की। वहां उसे और लोगों से जोड़ने का तरीका सिखाया जाने लगा और इस पीड़िता ने 14 अन्य लड़कियों को कंपनी में शामिल करवाया। इस मामले में तिलक प्रताप, अजय प्रताप, हरेराम, नूर आलम और विजय गिरी का नाम सामने आया है। लड़कियों को अपने परिवार तक से इस संबंध में बात नहीं करने दिया जाता था। जब वो अन्य लड़कियों को नहीं जोड़ पाती थी तो उन्हें पीटा जाता था। जब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ तो अब इस पर संज्ञान लिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। और इस खबर पर पोल के माध्यम से हमने आपसे जो प्रश्न पूछा वो आपको बता दें कि नौकरी का झांसा देकर यौन शोषण करने वालों को होनी चाहिए फांसी, ये हमारा प्रश्न था। आपको जो ट्विटर पर आप हर बार हमारा वोट करते हैं, यहाँ पर जाकर नौकरी का झांसा देकर यौन शोषण करने वालों को फांसी होनी चाहिए। 92% लोग कहते हैं हाँ फांसी होनी चाहिए, 8% लोग कहते हैं नहीं फांसी नहीं होनी चाहिए। लेकिन बहुमत, प्रचंड बहुमत ये मानता है कि फांसी होनी चाहिए। जनमत में हम अब बात करेंगे बकरीद और कुर्बानी के दौरान हिंदू आस्था के साथ हुए खिलवाड़ की। एक ओर जहां यूपी में बकरीद को लेकर सीएम योगी ने सख्त निर्देश दिए हुए थे, तो वहीं दूसरी ओर उड़ीसा, झारखंड, यूपी के बागपत समेत कई जगहों से हिंदू भावना को भड़काने वाली तस्वीर सामने आई। इससे पहले महाराष्ट्र के नवी मुंबई से हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ की तस्वीर सामने आई थी, जिसमें कुर्बानी के मकसद से खरीदे गए बकरे पर राम लिखा दिखाई दिया गया। 17 जून को बकरीद मनाई गई, लेकिन इस दौरान
दौरान देश के कई हिस्सों से कुर्बानी के नाम पर गौवंश की हत्या, बवाल और हिंदू भावनाओं को आहत करने और सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाने की तस्वीरें सामने आई। ओडिशा के बालासोर से हिंसक झड़प की खबरें सामने आई, जिसके बाद इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया। जानकारी के मुताबिक आपको बताएं, 17 जून के दिन यानी बकरीद के दिन शहर के संवेदनशील इलाके पतरापाड़ा में तनाव तब बढ़ गया जब कुछ स्थानीय लोगों ने नालियों में खून बहता हुआ देखा, लाल रंग का, और वो परेशान हुए। लोगों को संदेह हुआ कि ये जानवरों का खून ही है। गोहत्या के संदेह के बाद दो समुदाय के बीच झड़प हुई। इस दौरान पथराव हुआ, जिसके बाद 17 जून की आधी रात से 18 जून की आधी रात तक कर्फ्यू लगा गया। वहीं इस घटना में कई पुलिसकर्मियों सहित कम से कम 15 लोग घायल हुए हैं। वहीं दूसरी ओर झारखंड की राजधानी में बकरीद पर एक गौवंश की कुर्बानी की हत्या जो है सामने वो भी आई है। ऐसा कई मामले सामने आए हैं, वीडियो वायरल हो चुके हैं। एक हमारी स्पेशल रिपोर्ट देखिए, तब आप ज्यादा बेहतर समझेंगे। बकरीद, कुर्बानी, बवाल। 17 जून को देश में बकरीद का पर्व मनाया गया। बकरीद को लेकर जिस बात का डर था वही हुआ। देश के कई हिस्सों से हिंदू भावनाओं को आहत करने और सांप्रदायिक तनाव की तस्वीर सामने आई। ओडिशा के बालासोर से हिंसक झड़प की खबर सामने आई है, जिसके बाद इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है। पुलिस के मुताबिक 17 जून की आधी रात से 18 जून की आधी रात तक कर्फ्यू लगाया गया। जानकारी के मुताबिक 17 जून के दिन यानी बकरीद के दिन शहर के संवेदनशील इलाके पतरापाड़ा में तनाव तब बढ़ गया जब कुछ स्थानीय लोगों ने नालियों के पानी को लाल होते देखा। लोगों को संदेह हुआ कि ये जानवरों के खून का है। गोहत्या के संदेह के बाद दो समुदाय के बीच झड़प हो गई। इस दौरान पथराव हुआ, जहां 5 पुलिसकर्मियों सहित कम से कम 15 लोग घायल हो गए। वहीं दूसरी ओर झारखंड की राजधानी रांची में बकरीद पर एक गोवंश की कुर्बानी के लिए हत्या कर दी गई। गोवंश को सार्वजनिक स्थान पर काटा गया। इसका एक वीडियो भी वायरल है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच चालू कर दी है। जानकारी के अनुसार रांची शहर के रमजान कॉलोनी थाना क्षेत्र में 17 को ये घटना हुई। यहाँ कुछ लोगों ने एक गोवंश की खुले मैदान में हत्या कर दी। 16 जून को महाराष्ट्र के नवी मुंबई के CBD बेलापुर इलाके से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया था, जहां एक बकरे के ऊपर राम लिखकर उसे बेचने की कोशिश की गई। इस बकरे की कुर्बानी देने की योजना बनाई गई थी, लेकिन समय रहते पुलिस ने कार्रवाई की। और ये तो आपने सुना किस तरीके से बकरीद के दिन हिंसा हुई। अब एक तबका ये भी कहता है, लोग ये भी कहते हैं कि अब वाकई कुर्बानी देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, ग्रीन ईद मनानी चाहिए, ये सारी बातें। और जिस तरीके से गौ हत्या की जाती है उस पर भी एक मुस्लिम स्कॉलर का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जहां पर वो समझा रहा है कि कौन सा मीट खाया जाता है, कौन सा नहीं खाया जाता इस्लाम के अनुसार। तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। एक छोटा सा वीडियो आपको दिखाएंगे, ध्यान से सुनिएगा। ये मुसलमानों के लिए भी महत्वपूर्ण एक वीडियो है, उन्हीं को जानकारी ज्यादा मिलेगी। उस पर डिस्कशन में मैं नहीं जाना चाहता हूं। अब हम क्या करें? तो पहली चीज तो हम याद रखिए, मुसलमानों का दीन एक वसी दीन है। कोई इतना नैरो नहीं है कि गोश्त खाए तो और वो भी बीफ खाए तो ही वो मुसलमान रहेगा। एक अलमिया ये है मुसलमानों का, एक अलमिया नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एक वखार का एक मौजू ये था हम लोगों का। वखार समझते हैं ना, अपने आप को बड़ापन का, बड़े का गाते हम, बड़े का मुसलमान हो गया हो, लाओ बड़े का खिला के देखो उसको सच्चा मुसलमान है या नहीं। हाँ, गैर मुस्लिम इस्लाम लाए, सच्चा है तो खिलाओ उसको बड़े का। तो हमने एक वखार समझते हैं ना, एक कौमी पहचान बना दी थी कि हम जो है बड़े का खाते हैं। जबकि इस बात को मैंने इससे पहले भी सन 2010 के एक लेक्चर में रखा था कि बड़े की गोश्त को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद नहीं किया। और ऐसी हदीसों की, सही हदीसों की कई रिवायतें आपने फरमाया, गाय के पनीर में शिफा है, इसके दूध में शिफा है, इसलिए कि ऐसे पौधों को चरती है जिसमें अल्लाह ने शिफा रखी है, लिहाजा इसके दूध से शिफा हासिल करो। इसके पनीर से, कुछ ने पनीर का तर्जुमा दही भी किया, उसका शिफा हासिल करो, लेकिन इसके गोश्त में बीमारी है। 3 रिवायतें तो मैं जानता हूं सही, बीमारी है। शेख नासिर अलबानी रहमहुल्लाह और दीगर मुहद्दिसीन ने इसकी शरह ऐसी की, गाय के गोश्त को तरजीह ना दी जाए, मतलब बैल गाय बीफ को जिसको कहूंगा अमज़ान में, तरजीह ना दी जाए
मटन पर, बकरे के और दुम्बे के गोश्त पर, यह बताना है आप सबका मकसद। लेकिन हलाल है, याद रखिए, हलाल है, लेकिन तरजीह ना दीजिए। मतलब प्रिफरेबल मीट कौन सा मुसलमान खाए, वो है बकरा या मेंढी का। दूसरा वो कहते हैं, इसका एक माना ये भी मुहद्दिस ने लिया है कि कसरत से गाय का गोश्त ना खाया जाए, वरना बीमारियों में इंसान मुलविस हो सकता है, और ये सही रिवायत है और ये शरह है उसकी। तो हमने तो एक निशानी बना दिया, क्योंकि एक कौम उसको फला मानती है तो हम लोग वो करें, जिद में कोई काम नहीं करना चाहिए। चलिए ठीक है, आपको ये जो आपने बाइट सुनी तो आप मुसलमानों को भी समझ में आया होगा कि किसको खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। हम नहीं बोलेंगे, एक मुस्लिम स्कॉलर के द्वारा ये बात कही गई थी। इस पर भी हमने पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा था वो आपको बता दें। बकरीद पर किसी भी जानवर की हत्या पर लगना चाहिए प्रतिबंध। ये लोग जो चाहते हैं, 92% लोग कहते हैं हाँ सभी जानवरों की हत्या पर प्रतिबंध लगना चाहिए। 8% लोग कहते हैं नहीं लगना चाहिए, लेकिन बहुमत, प्रचंड बहुमत ये मानता है कि भाई जो बैन है वो लगना चाहिए। देखिए, खबरें तो हम आपको लगातार बताते हैं और लगातार खबरें आप सुनते भी हैं, लेकिन हम हर रोज आपको सुविचार सेक्शन में एक नई बात सिखाने का प्रयास करते हैं। आप जीवन में अनेकों परेशानियों से जूझ रहे हैं, लेकिन सुविचार हमारा जो सेक्शन है, हो सकता है उसके इस भाग में आप कुछ ऐसा सीख जाएं। चलिए शुरुआत करते हैं, आपको बताते हैं क्या है खास आज के सुविचार के सेक्शन में। हर बार की तरह आपको एक ना कहानी जो है वो सुनाएंगे। जनमत के सुविचार भाग में हर बार की तरह एक नया किस्सा मैं आपको सुनाता हूं, और आज भी आपको एक नया किस्सा सुनाऊंगा। एक लोकप्रिय वक्ता था, यानी एक स्पीकर था, उसने एक 500 का नोट जो है वो हाथ में लेकर सेमिनार में, यानी सभा के सामने उसकी अपनी जो बात थी उसकी शुरुआत की। उसकी बात सुनने के लिए 200 लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। उन्होंने पूछा, ये 500 का नोट कौन चाहेगा, यानी कि ये जो 500 का नोट है ये किसे चाहिए। 200 जो भीड़ बैठी थी 200 लोगों की, 200 में से 200 लोगों ने ऊपर हाथ खड़े किए कि भाई हमें चाहिए। उन्होंने कहा, मैं आप में से किसी एक को ये 500 रुपए देना चाहता हूं, लेकिन पहले मुझे ये करने दीजिए। उसने क्या किया, यानी जो वक्ता है स्पीकर, उसने क्या किया, उसने नोट को तोड़ मरोड़ कर, एकदम रगड़ कर उसको पेश किया। मतलब 500 का नोट है, उसको मसल दिया और फिर दिखाया। फिर उसने पूछा, ये अब भी कौन चाहता है, यानी ये नोट अब भी किसको चाहिए। सभी 200 लोगों ने हाथ खड़े किए, बोला हाँ हमें चाहिए। उसने बोला ठीक है। उसने उत्तर दिया, अगर मैं ऐसा करूं तो क्या होगा। फिर उसने नोट को जमीन पर गिरा दिया और अपने जूतों से नोट को अच्छे से कुचला। उसने उसे फिर उठाया और भीड़ को फिर उस नोट को दिखाया। नोट बिल्कुल टूटा फूटा और गंदा नजर आ रहा था। फिर उसने पूछा, अब भी कौन इसे चाहता है। सभी 200 के 200 लोगों ने हाथ फिर से ऊपर उठाए, फिर से कहा हमें दे दीजिए। तभी उस वक्ता ने एक बात लोगों को समझाई। उसने कहा, मेरे दोस्तों, मैंने अभी आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सिखाया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने पैसे के साथ क्या किया, आप अभी भी इसे चाहते थे, क्योंकि इसका मूल्य कम नहीं हुआ। यानी नोट जो है उसको रगड़ो मरोड़ो मसलो गंदा करो, नोट की कीमत उतनी ही रहती है। इसकी कीमत अभी भी 500 रुपए थी। हमारे जीवन में कई बार जीवन हमें कुचल देता है, मिट्टी में मिलाता है, हम गलत निर्णय ले लेते हैं या खराब परिस्थितियों से निपटते हैं। हम बेकार महसूस करते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हुआ है या क्या होगा। आप अपना मूल्य कभी नहीं खोएंगे, आप विशेष हैं, इसे कभी ना भूलें। तो देखिए, आज के जनमत में सुविचार के इस भाग में इतना ही, और इस पूरे कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे यानी शिवम दत्त मेहता और मेरी पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। कल फिर ऐसे ही नए मुद्दे और ऐसे ही एक नए सुविचार के साथ आपके समक्ष मैं शिवम दत्त मेहता पेश हो जाऊंगा। हमारी सबकी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।